चलिए आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर 4 है बेटा हमारा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन। चलिए एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म। इससे पहले जो चैप्टर हमने डिस्कस किया दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म। इसका मतलब क्या होता है, जब कभी पार्टनरशिप डीड में परिवर्तन आए, चेंज आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन। वो चेंज किसी भी कारण से आ सकता है। जैसे इससे पहले वाला चैप्टर था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। आज जो कारण है वो कौन सा है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो बेटा चेंजेस किसी भी कारण से आए, किसमें भला, दे विल मेक अ चेंज इन पार्टनरशिप डीड, दैट इज टू बी टर्म्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो पार्टिकुलरली प्रॉब्लम्स हैं जो हमें सोल्व करनी है, वो कौन कौन सी रहेंगी जरा देखिए। सबसे पहली प्रॉब्लम हम इसमें सोल्व करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो। सर यहां गेनिंग रेशो नहीं निकालोगे बेटा, मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि जब भी एक पार्टनर एडमिशन लेगा तो प्रॉफिट बटेंगे, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में। मान लीजिए 2 पार्टनर है और एक नया पार्टनर आ रहा है, तो प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट 2 की बजाय 3 में होगा। तो हमेशा पुराने पार्टनर नए पार्टनर के लिए यहाँ सैक्रिफाइस करके चलते हैं, इसलिए हम यहाँ सैक्रिफाइस रेशो को प्रेफरेंस देंगे, गेन नहीं करते। लेकिन किन्हीं कारणवश हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए कि कोई पुराना पार्टनर गेन भी कर ले, तो वो कोई स्पेसिफिक कंडीशन होगी। ऐसे क्वेश्चन जनरली होट्स कहलाते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन कहलाते हैं। तो वहां पर हम देख लेंगे। दूसरा पॉइंट जो हम इसमें देखेंगे, दूसरा पॉइंट हमारा क्या रहेगा सिर्फ इसमें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, वेरियस केसेस हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट सी पॉइंट हम यहां क्या डिस्कस करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, रिजर्व्स एंड स्पेसिफिक रिजर्व्स। इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बेसिकली दोनों को हम रीवैल्यूएशन ही बोल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है तो इसलिए मैंने रीअसेसमेंट डाल दिया। बात वही है जो हमने पिछले चैप्टर में किया था, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। यहां पर हमें गुडविल को कैलकुलेट करना भी पड़ेगा। हो सकता है वो सिंपल एवरेज या सुपर प्रॉफिट मेथड से करूं मैं, या फिर हिडन गुडविल की कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है, जिसके लिए पार्टिकुलरली हम एक अलग से मेथड फॉलो करते हैं, वो भी हम यहां सीखेंगे। लास्ट पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एडजस्टमेंट हम लोग यहां करने वाले हैं। ये एडजस्टमेंट यहां पर 2 तरीके से होती है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। और दूसरा जो हम रिकॉर्ड करते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। इस तरीके से हम इनको क्या करते हैं, एडजस्ट करके चलते हैं। तो टोटल ओवरऑल इसमें से जो है 6 प्रॉब्लम हम लोगों के सामने है जो हमें डिस्कस करनी है। अगर मैं इस चैप्टर की मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दूं तो ये कितने नंबर का पेपर में आता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 या 4 का और एक क्वेश्चन 8 नंबर का आता है। तो कुल मिलाकर ये 12 से 13 नंबर की प्रेफरेंस देता है, कम से कम एक चैप्टर। इस एक चैप्टर में से कितने नंबर का टॉपिक आता है, 12 से 13 नंबर का टॉपिक आता है। तो 12 से 13 नंबर के लिए हमें इस चैप्टर को तैयार करना है। ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, जो टॉपिक हमने पिछले चैप्टर में पढ़े वही टॉपिक हमें यहाँ दोबारा रीड करने हैं। सिर्फ फर्क आएगा तो हम यहाँ नया रेशो निकालना सीखेंगे। सैक्रिफाइस रेशो वैसे ही निकलता है जैसे निकलता है। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। बिल्कुल इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करके चलते हैं। और न्यू रेशो निकालने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे निकलता है, क्योंकि उसके केसेस हैं अलग अलग, उन केसेस को यहाँ डिस्कस करेंगे। दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वही गेनिंग रेशो टू सैक्रिफाइस में होता है। तो यहाँ पर गेनिंग तो होता नहीं है, तो इसका मतलब ये एंट्री किस में होगी, सैक्रिफाइस रेशो में होगी। सैक्रिफाइस में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, रिजर्व्स और स्पेसिफिक रिजर्व। इनका ट्रीटमेंट वैसे ही करते हैं, इनको हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर देते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में बांटेंगे। सो इनका ट्रीटमेंट हम ओल्ड रेशो में करके यहाँ चलेंगे, जैसे हमने उस चैप्टर में किया था सेकंड, इससे पहले वाले में। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज द सेम। बुक वैल्यूज को मार्केट वैल्यू पर लेकर आना रीअसेसमेंट या रीवैल्यूएशन कहलाता है। तो उसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज के बिहाफ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर चलेंगे, और उससे जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नए पार्टनर को शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हिडन गुडविल। इसका पार्टिकुलर स्टेप होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कैसे हिडन गुडविल निकाली जाती है। होती क्या है, वो गुडविल जो गिवन नहीं है लेकिन हमें निकालनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं हिडन गुडविल। उसको निकालने का तरीका रहेगा यहाँ पर एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 एडजस्टमेंट होती हैं, ओल्ड पार्टनर के बिहाफ पर और न्यू पार्टनर के बिहाफ पर। दिस इज ओवरऑल अबाउट द टुडेज चैप्टर। इस चैप्टर में हमने ये टॉपिक यहाँ डिस्कस करने हैं। अब इनमें से मैं पहला टॉपिक जो आज आप लोगों को करवा रहा हूँ दैट इज रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड स्पेसिफिक रेशो। तो हम आज बात करेंगे सबसे पहले हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो एंड स्पेसिफिक रेशो। चलिए, सैक्रिफाइस रेशो, ओके सॉरी सैक्रिफाइस रेशो, इसको यहां से मैं डिलीट कर देता हूं, हटा देता हूं अगर कोई समस्या नहीं है। तो चलिए हम निकालते हैं नया रेशो और सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए न्यू रेशो की कैलकुलेशन सीखते हैं। केस नंबर 1, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं इनको साइड बाय साइड। टोटल मिलाकर 6 केसेस हैं। मैं केवल आज आपको 2 केस कराऊंगा इसमें से, क्योंकि 2 केस के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे। वो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट 2 केसेस के बारे में कल देखेंगे। ये चैप्टर जो है कम से कम कितना समय लेगा करने के लिए, कम से कम इसमें हमें लगेंगे 8 दिन। 8 दिन में चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए 1 बाय 1 इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1, व्हेन देयर इज no information about the sacrifice ratio in which old partners will sacrifice their share in favor of incoming partner। जब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो कि
जो पार्टनर है वो किस रेशो में इनकमिंग पार्टनर के लिए अपना शेयर सैक्रिफाइस करेंगे, ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो तो हम उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए एग्जांपल लेके करेंगे। लेट ए बी सी, ये इनका ओल्ड रेशो है 2:2, 3:4। मान लीजिए डी जो है वो 1/4 हिस्से के लिए पार्टनरशिप फर्म में आता है। ये कहीं नहीं लिखा कि डी अपना हिस्सा किस रेशो में लेगा या ए बी सी किस रेशो में अपने हिस्से का सैक्रिफाइस करेंगे इन फेवर ऑफ डी। तब क्वेश्चन इस तरीके का हो तो उनको बड़े सिंपल तरीके से करना है। यहां पर आप देखिए कि डी का हिस्सा दे रखा है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है। यदि मेरे पास टोटल प्रॉफिट हो तो मैं उसमें डी का हिस्सा निकाल कर जो प्रॉफिट बचा वो इनमें बांट सकता हूं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास है न्यू रेशो आ जाएगा। तो सपोज करते हैं कि पूरी फर्म का प्रॉफिट 1 रुपया है। लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, जिसमें हमने डी को कितना शेयर दिया है, डी शेयर 1/4। रिमेनिंग प्रॉफिट बताओ कितना बचा मेरे पास। रिमेनिंग प्रॉफिट किस किस का, ए का, बी का और सी का। टोटल प्रॉफिट 1, टोटल प्रॉफिट 1 है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितने भी पार्टनर सबका प्रॉफिट कितना है 1। उसमें से डी मैंने माइनस कर दिया तो 3 का प्रॉफिट कितना बचेगा 3/4, इतना ही तो बचेगा। अब ये प्रॉफिट किसका है, ए का, बी का और सी का। तो बड़े सिंपल तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। लिखिएगा एज न्यू शेयर। बताइए कितना आएगा, 3/4 में उसका हिस्सा कितना है 2/9। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। बी का शेयर बताओ कितना होगा, 3/4 में 3/9 बिल्कुल। सी का शेयर बताओ कितना होगा, न्यू शेयर 3/4 इंटू 4/9। और डी का नया शेयर कितना है, डी का 1/4। न्यू रेशो सभी का पता लगाना होता है। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आ गया 6/36, 9/36, 12/36। और इसको कितने से मल्टीप्लाई करा दूं कि 36 हो जाए नीचे 9 से, तो 9 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 36 और ऊपर भी 9 से करा दो। क्या रेशो में कोई फर्क पड़ेगा, इसको काट कर देखो 1/4 ही आएगा। तो बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी कितना आया, 6, 9, 12, 9। बताओ इसको मैं काट सकता हूं क्या, काट दीजिए। कितने से काट सकता हूं, 3 से। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो ये इनका क्या बन गया बेटा, न्यू रेशो। ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स किस रेशो में सैक्रिफाइस करते हैं, जब इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से और करा के दिखाता हूं आप लोगों को, उसको भी समझने की कोशिश करिएगा, जो कि आपको बुक में दे रखा है। मान लीजिए अगर ये ना दे रखा हो कि सैक्रिफाइस रेशो कितना है, तो उसमें हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो इनका ओल्ड रेशो है वो क्या होगा, इनका सैक्रिफाइस रेशो। जो इनका ओल्ड रेशो वो क्या होगा, इनका सैक्रिफाइस रेशो। हम ये मान लेते हैं कि नए पार्टनर को, ये तीनों पार्टनर किस रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, पुराने रेशो में, जिस रेशो में ये प्रॉफिट को बांट रहे थे। तो वहां पर हम एक सिंपल सा नोट दे देते हैं, नोट सपोज A, B, C are sacrificing in their old ratio, when no information is given,
व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट सैक्रिफाइस रेशो। जब सैक्रिफाइस रेशो की कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो हमने क्या अज्यूम कर लिया कि इनका ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो है। तो इसको मैं इस तरीके से बोलना चाहता हूं, जरा समझ के बताइए कि ठीक बोल रहा हूं कि नहीं। डी ने अपना हिस्सा ए बी सी से उसके पुराने अनुपात में लिया, बोलिए ठीक बोल दिया मैंने, एक ही बात है। तो डी अपना हिस्सा अगर इनसे पुराने अनुपात में लेगा तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस, ताकि मैं बाद में, हाँ, ताकि बाद में हम क्या कर सके, न्यू रेशो निकाल सके। तो यहां लिखिएगा सबसे पहले एज सैक्रिफाइस, एज सैक्रिफाइस। बताओ डी का हिस्सा कितना है, 1/4, और ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 2/9। तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 2/9 से, तो 2/36 ए ने सैक्रिफाइस कर दिया। बी का सैक्रिफाइस निकालें, बी सैक्रिफाइस 1/4 का कितना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है, 3/9। तो इसने कितना सैक्रिफाइस कर दिया, 3/36। और सी का सैक्रिफाइस, सी भी कितना सैक्रिफाइस करेगा, 1/4 गुना 4/9, इसका मतलब है 4/36 इसने सैक्रिफाइस कर दिया। ये क्या आ गया इनका, सैक्रिफाइस। अगर सैक्रिफाइस निकालना हो हमें तो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो, इसमें से इसको घटाकर देख लेना, इतना आना चाहिए। ये अल्टरनेटिव केस है, जब सैक्रिफाइस की इंफॉर्मेशन ना हो तो ये माना जाता है कि वो ओल्ड रेशो में प्रॉफिट को रेशो में सैक्रिफाइस करेंगे इनकमिंग पार्टनर को। तो मैंने क्या निकाल लिया, पहले इनका सैक्रिफाइस। अब मुझे बताओ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। अब मुझे यहां दे क्या रखा है, ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइस। मुझे निकालना क्या है, न्यू रेशो। तो न्यू रेशो को इधर ले आओ। अब बताओ ओल्ड माइनस में सैक्रिफाइस, इसको इधर ले आया प्लस का, ये इधर गया माइनस का, तो ओल्ड माइनस में सैक्रिफाइस क्या बन जाएगा, न्यू रेशो। निकाल दो न्यू रेशो। ए का न्यू रेशो बताओ कितना आएगा, ए का ओल्ड रेशो है 2/9, सैक्रिफाइस है 2/36। एलसीएम बताओ कितना आ गया इनका, 36। तो 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 8 माइनस में 2, 6/36। देखिए पहले वाले में भी इतना ही आया था कि नहीं आया था। दूसरा भी निकाल कर देखते हैं, बी का न्यू रेशो 3/9 माइनस में 3/36। अब एलसीएम तो 36 आएगा, कोई डाउट नहीं है। तो मैं इसको ऐसे कर दूं, 4/4, 9 चौक 36, एलसीएम 36 हो गया, उधर भी 36। जब बेस में 36 हो तो ऊपर वाले आइटम माइनस कर देते हैं, अगर माइनस का निशान हो, प्लस का हो तो प्लस कर देते हैं। तो 4×3 12 माइनस में 3, 9/36। बोले सॉल्यूशन कर लोगे इसका, वो आप कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन कई बार हमें सोचना पड़ता है कि ऐसे देख करें कि ऐसे करें, तो वो तरीका बता रहा हूं आपको केवल मैं। सीज न्यू रेशो बताओ कितना होगा, 4/9 माइनस में 4/36। तो 4 से गुना करा दूं, 4 से भाग करा दूं, 16 माइनस में 4, 12/36। और सी का रेशो कितना है, 1/4 गुना में 9/9, 9/36, या फिर जोड़ दो 4 और 3 7 और 2 9, 9/36। इतना ही तो हिस्सा ले रहा है, ए इतना सैक्रिफाइस कर रहा है, बी इतना, सी इतना, तीनों को जोड़ दो तो किसका रेशो आ गया, नए पार्टनर का। 9/36 गेन कर रहा है, या 1/4 को 9/9 से गुना करा दो, 9/36 गेन कर रहा है। तो न्यू रेशो कितना बनेगा, 2 3 4 3। बोलिए दोनों मेथडों में से जो दोनों मेथड हमने जिसके समझ में आए कि नहीं आए। नॉर्मली मैं प्रेफरेंस करूंगा कि आप इस मेथड को फॉलो करें, ये मानते हुए कि टोटल फर्म का प्रॉफिट 1 रुपया है, डी का हिस्सा दे दो, जो प्रॉफिट बच गया वो इन तीनों का बच गया। इसको न्यूमेरिकल टर्म में समझते हैं, एक अमाउंट लेकर। मान लीजिए फर्म के जो प्रॉफिट थे वो रुपए कितने थे, 100 रुपए मान ले, 120 रुपए मान लेता हूं। कितने रुपए मान लेता हूं, 120 रुपए मान लेता हूं। फर्म के प्रॉफिट 120 रुपए हैं। अब 120 में से डी को हमने दे दिए 1/4, कितने रुपए दे दिए, 30 रुपए दे दिए। कितने रुपए का प्रॉफिट बच गया मेरे पास, 90 रुपए का। ये प्रॉफिट किन का बचा, ए का, बी का और सी का। तो ए और बी और सी में बांट दो 90 रुपए को, कितने कितने रुपए आएंगे, 20
30 और 40 रुपए। और बताओ इसका हिस्सा कितने रुपए था? 30 रुपए। काटो इसको 0 0 0। बताओ नया रेशो कितना आ गया? 2:3:4:3। इसका मतलब है अगर मैं अपने क्वेश्चन को अपनी लाइफ से जोड़ दूं तो बड़ा आसान हो जाता है। मान लीजिए आप 3 पार्टनर, एक मैं नया पार्टनर, आप तीनों मिलकर प्रॉफिट कमा रहे हैं 120 रुपए, और मैं भी आता हूं तो मैं कोई प्रॉफिट तो कमाऊंगा नहीं, उसी प्रॉफिट में हिस्सा लूंगा। उस 120 रुपए में से आप लोगों ने हमें दे दी, मुझे दे दिए 1/4। आपने कहा जी आपके 30 रुपए आप रखो अपने पास, अब बाकी बचे प्रॉफिट हम अपने आप बांट लेंगे, तो बाकी बच गए 90 रुपए। और उसने आप लोग उस प्रॉफिट को आप लोगों ने बांट लिया 2, 3 और 4 में। कितना कितना ऐसा आया? 20 रुपए, 30 रुपए और 40 रुपए। और मेरा ऐसा कितना है? 30 रुपए। इनकी 0 0 काट दो, नया रेशो कितना बन गया? 2:3:4:3। यानी कि अगर मैं जर्नल साइंस में बात करूं तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, और टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो क्वेश्चन ऐसे सोल्व किया जाएगा। अगली बार वही रेशो बांटेंगे अपने। हाँ, अब नया रेशो ये है, इसी रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे। पहला केस आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्या इसको इतना ही रख दूं आज के लिए? आज का टॉपिक इतना ही छोड़ दूं? एक टॉपिक छोड़ देता हूं, इसके 3-4 क्वेश्चन दे देता हूं, वो सोल्व कर लेना तुम लोग, ठीक है? तो ये 4 क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व करने हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए केसेस के साथ।